नमस्कार, मनी गुरु के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी अरुण वर्मा। 1 अप्रैल से बहुत कुछ बदलने जा रहा है, यानी कि आपके टैक्स रेट में तो चेंजेस होंगे ही, साथ ही आपके निवेश के ऑप्शंस में भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं। क्या वो बदलाव है, इन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। 1 अप्रैल से टैक्स से जुड़े भी कई चेंजेस अब इंप्लीमेंट हो जाएंगे, यानी बजट में जो अनाउंसमेंट्स हुई वित्त मंत्री की तरफ से वो 1 अप्रैल 2017 से इफेक्टिव हो जाएंगे। एक बार नजर डाल लेते हैं कौन कौन से चेंजेस हैं टैक्स से जुड़े हुए जो हमारे दर्शकों को जानना जरूरी है। सबसे पहला तो टैक्स रेट में कमी आएगी, यानी जो लोअर इनकम ग्रुप है उसके लिए एक राहत की खबर जो बजट में वित्त मंत्री की तरफ से अनाउंसमेंट्स आए। सबसे पहले यही थी कि जो टैक्स रेट है 10% से घटकर 5% हो जाएगा। ये 2.5 लाख से 5 लाख के स्लैब वालों के लिए है। साथ ही जो टैक्स रिबेट आपको मिलती है सालाना, उसमें भी कुछ चेंज हुआ है। इस टैक्स रेट को बैलेंस करने के लिए जो रिबेट है वो 5,000 से घटाकर 2,500 कर दी गई है इस वित्त वर्ष से। ये भी आपको बता दें कि टैक्स रिबेट पहले 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको मिलती थी, लेकिन अब वो कैटेगरी को भी थोड़ा सा कट डाउन किया गया है। सिर्फ 3.5 लाख रुपए तक अगर आपकी एनुअल इनकम है तो आपको ये रिबेट मिल पाएगी, वो भी 2,500 रुपए की। साथ ही एनपीएस खाता जिसमें से आप पार्शियल निकासी करते तो आपको टैक्स देना पड़ता, लेकिन अब इस नए वित्त वर्ष से एनपीएस खाते से अगर आप पार्शियली रकम निकालते हैं तो उस पर टैक्स आपको नहीं देना होगा, यानी मैच्योरिटी से पहले अगर आपने कोई भी विड्रॉल किया है उस पर कोई टैक्स नहीं है। साथ ही इस बार सरचार्ज को लेकर भी जो टोटल डिवीजन था वो थोड़ा सा बढ़ गया है। 50 लाख से 1 करोड़ आय वालों पर 10% का सरचार्ज लगेगा। इससे पहले अब तक 1 करोड़ से ज्यादा आय वालों पर ही सरचार्ज लगता था। साथ ही प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप एक प्रॉपर्टी को बेचकर दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे तो आपके लिए जानना जरूरी है कि जो लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन थी, परिभाषा, उसको भी इस वित्त वर्ष से चेंज कर दिया गया है। बजट में ये अनाउंसमेंट्स आई थी कि जो 3 साल का लॉक इन होता था, यानी एक तरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करने का, उसे घटाकर 2 साल कर दिया गया है। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है। और साथ ही टैक्स देनदारी यानी एलटीसीजी कैलकुलेट करते समय बेस ईयर पहले 1981 हुआ करता था। इंडेक्सेशन जिस तरह से आप कैलकुलेट करते थे उसे भी समझेंगे बलवंत जी से, लेकिन उसको आप चेंज करके 2001 कर दिया जाएगा। इस वित्त वर्ष से लागू हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, ITR 1 फॉर्म जो कल से अपलोड हो जाएगा वो अब सिंगल फॉर्म का होगा, यानी सहज फॉर्म जो है वो अब सिंगल पेज का होगा। तो नया फॉर्म अगले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से आपको मिल जाएगा। साथ ही इस बार जो फाइन है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। ITR फाइल करने में अगर आप देरी करते हैं, 31 मार्च उसकी आखिरी तारीख होती है, 10,000 तक का फाइन आपको लग सकता है, उस पर भी आएंगे। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई कि अगर आपने राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम में पिछले वित्त वर्ष में निवेश किया था तो आपको टैक्स छूट मिली होगी, लेकिन अब नए वित्त वर्ष में अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको किसी भी तरह की टैक्स छूट नहीं मिलेगी। तो ये कुछ 10 चेंजेस हैं जो कि 1 अप्रैल से इफेक्टिव हो जाएंगे। एक एक करके इन पर बात करते हैं। बलवंत जी, सबसे पहले तो जो टैक्स में रेट में जो चेंजेस हैं, काफी कुछ इस पर हम चर्चा कर चुके हैं बजट के बाद, लेकिन अब फाइनली इफेक्टिव हो जाएगा FY 17 और 18 में। तो ये जो 1 अप्रैल के बाद में जो कमाई होगी उस पे जो 2.5 लाख से 5 लाख की जिनकी इनकम है, इसके ऊपर के इनकम वालों को ऊपर की स्लैब जो 20% और 30% है, परंतु जैसे आपने बताया कि 2.5 लाख से 5 लाख के इनकम पे पहले जो 10% का टैक्स का रेट था वो भी 5% कर दिया है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर के पास में टैक्स पेयर का बेस कम करने का ऑप्शन नहीं था। वो उनको रिलीफ दे दिया, उनको कम टैक्स लाइबिलिटी में भी उनको टैक्स बेस में रखना था, तो इसके लिए उन्होंने टैक्स रेट कम कर दिया है। तो 5% ही लगेगा अभी टैक्स, मतलब जो 2.5 लाख से 5 लाख है, और उसके बाद सीधा 20% वाला स्लैब शुरू हो जाएगा। तो आपको ये भी बता दें कि जो टैक्स रेट है सिर्फ लोअर इनकम के लिए चेंज हुआ है, यानी कि उसके बियॉन्ड जो 20% और 30% का जो स्लैब था उसमें इस बजट में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। और इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए कि टैक्स रिबेट अब जो मिलेगी तो 3 लाख तक अगर आपकी एनुअल इनकम है तो आपकी जो टैक्स फ्री, आपकी आय कंप्लीटली टैक्स फ्री हो जाएगी, किसी भी तरह का टैक्स उस पर नहीं लगेगा। लेकिन जैसे हम आगे जाते हैं तो 20% का जो स्लैब है 5 से 10 लाख की इनकम वाला वो बरकरार रहेगा, और 10 लाख से ज्यादा की सालाना आय पर पहले भी 30% का टैक्स रेट लगता था, अभी भी वही लगेगा, लेकिन सरचार्ज उसमें
50 लाख से 1 करोड़ के इनकम वालों को भी शामिल कर दिया गया है। साथ ही एक इंपॉर्टेंट बदलाव हुआ प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ। बलवंत जी, प्रॉपर्टी पर जैसे LTCG की हम बात करते हैं, जो आपने प्रॉपर्टी सेल ऑफ की है और जो आपको रकम मिलती है उस पर जो टैक्स लगता है, पहले 3 इयर्स का ये समय होता था, उसे घटाकर 2 लाख किया गया है। कहीं ना कहीं जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स है उनको इंकरेज करने की कोशिश की गई है सरकार की तरफ से, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए प्रॉपर्टी में रकम डालते हैं उनको थोड़ा सा डिस्करेजमेंट होगा इससे। देखिए, ऐसा है पल्लवी कि ये इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। जो व्यक्ति जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है प्रॉपर्टी में, जो फ्लैट वगैरह खरीदता है, तो वो तो नॉर्मली अपने रहने के लिए ही खरीदता है, तो वो उसका इंटेंशन नहीं होता है कि वो 2 साल बाद में बेचे या 3 साल बाद में बेचे। परंतु जो लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लैंड या बिल्डिंग में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको पहले जो लॉन्ग टर्म की कैपिटल गेन की जितनी भी बेनिफिट्स है, जैसे 20% का कंसेशनल रेट है या जो 54F 54EC की जो बेनिफिट है, वो क्लेम करने के लिए 3 साल तक रखना पड़ता था। अभी वो इन्वेस्टर भी जैसे 2 साल के बाद में बेचे तो भी वो लॉन्ग टर्म का बेनिफिट ले पाएगा। तो मेरे को लगता है जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है वो थोड़े एंटाइज हो जाएंगे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि उनका जो टैक्स बेनिफिशियल जो प्रोविजन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के, वो 24 महीने कंप्लीट होने के बाद में ही अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल है। जो सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए या सेल्फ रेसिडेंस के लिए जो फ्लैट खरीदते हैं उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मली कोई भी व्यक्ति 2 साल में खरीदा हुआ घर नहीं बेचता है जी। और साथ ही जो बेस ईयर है उसमें भी चेंज हो गया है। काफी समय से 1981 इसको बेस ईयर माना जाता था जब टैक्स देनदारी कैलकुलेट करनी होती थी, लेकिन अब वो चेंज करके 2001 कर दिया गया है, क्योंकि अब हम 2017 खत्म हो रहा है फाइनेंशियल ईयर और अगला वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। इसका कितना इम्पैक्ट आप देखते हैं? देखिए पल्लवी, ऐसा है कि जैसे पहले 1981 का आपका बेस था, तो आपको अगर 81 के पहले प्रॉपर्टी खरीदी है तो आपके पास में एक ऑप्शन था कि 1 अप्रैल 1981 को उस प्रॉपर्टी का जो प्राइस था, मार्केट प्राइस था, वो आपकी कॉस्ट, आपकी लागत गिन सकते थे और उसके बाद इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। तो जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट है वो नॉर्मली जो इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन है, उसका गवर्नमेंट कहती है 75% आपको कंपनसेट करने के लिए होता था। तो परंतु अभी जब अगले 1 अप्रैल से ये जो बेस है वही सीधा 2001 कर दिया जाएगा। तो जो 1981 के बाद में और 2001 के बीच में जितना भी प्रॉफिट हो गया है वो इन्वेस्टर के हाथ में सीधा का सीधा टैक्स फ्री आ जाएगा, क्योंकि अभी उनको ऑप्शन है कि 1 अप्रैल 2001 को वो जो भी प्रॉपर्टी खरीदी है, इमोबल प्रॉपर्टी नहीं, कोई भी इन्वेस्टमेंट है, वो आपने जो खरीदा है उसके पहले खरीदा है, तो जो मार्केट प्राइस है 2001 तक की, वो आप कॉस्ट गिन सकते हैं और उसके बाद में आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इफेक्टिवली 2001 तक जितना भी एप्रिसिएशन हुआ है आपके इन्वेस्टमेंट में, वो आपके हाथ में पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो गया है और उसके बाद में भी आपको इंडेक्स कॉस्ट के ऊपर टैक्स भरना है। साथ ही एक और इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम, RGSS जिसे हम कहते हैं। काफी सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस ने भी जब ये अनाउंस हुआ था काफी समय पहले अपनी स्कीम्स लेकर आए थे, लेकिन समहाउ एक बिल्कुल अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं बन पाया और शायद इसी के चलते इस वित्त वर्ष से, यानी अब जो 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो जो छूट आपको मिलती थी वो अब नहीं मिलेगी। इस स्कीम को लेकर आपकी क्या राय है बलवंत जी? पल्लवी, ये जो राजीव गांधी सेविंग स्कीम है वो इफेक्टिवली नॉन स्टार्टर थी। मतलब लोगों को, बहुत कम लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि उसमें बहुत सारे रिक्वायरमेंट थी। आपका फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर होना जरूरी है। तो अगर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है तो वो जो ELSS में क्यों इन्वेस्ट नहीं करेगा? ELSS में जो लॉक इन पीरियड वगैरह भी कम था और स्कीम इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने जब देखा कि ये रेस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है इस स्कीम में, तो इसकी अच्छा है कि इस स्कीम को विड्रॉ ही कर दो। और इफेक्टिवली कोई टैक्स पेयर को कोई नुकसान नहीं हो रहा है उससे, क्योंकि बहुत कम टैक्स पेयर ने राजीव गांधी सेविंग स्कीम में ऑप्ट किया होगा और उसका टैक्स बेनिफिट लिया होगा।
तो शुरुआत से काफी पॉपुलर नहीं रही और इसमें काफी कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी थी, जैसा बलून जी आपने भी कहा। इसमें हालांकि अनाउंसमेंट के बाद भी कई फॉलोअप चेंजेस भी होते रहे। इसमें पहले एक कंडीशन, क्योंकि इसमें पहली बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट पर ही छूट थी और वो भी छूट काफी मिनिमल थी। जो टोटल इनकम का दायरा था पहले वो 10 लाख था, फिर उसे 12 लाख किया गया और अब फाइनली इस पर से टैक्स की रियायत हट गई है। तो अगर आप नए वित्त वर्ष में इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको किसी भी तरह की टैक्स छूट नहीं मिलेगी। म्यूचुअल फंड्स के कई और बेहतर ऑप्शन हैं, फिर चाहे आप ELSS में कर सकते हैं जहां पर आपको 3 साल का लॉक इन रखना होता है। एक और इंस्ट्रूमेंट है NPS। लगातार सरकार की तरफ से कोशिश रही है कि इसको और टैक्स एफिशिएंट बनाया जाए और 1 अप्रैल 2017 ऑनवर्ड्स इसमें पार्शियल निकासी टैक्स फ्री हो जाएगी। साथ ही जो सेल्फ एम्प्लॉयड खाताधारकों की तरफ से जो टोटल कंट्रीब्यूशन पर छूट मिलती थी वो 10% से बढ़कर 20% हो जाएगी। और क्या चेंजेस NPS के अंदर हुए हैं? पल्लवी, NPS में जो टैक्स बेनिफिट मिलता है, अगर एम्प्लॉय है तो उसमें क्या होता था, 10% वो खुद का कंट्रीब्यूट करता था, 10% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता था, तो इफेक्टिवली 20% का कंट्रीब्यूशन तो उसको टैक्स बेनिफिट मिलता था। परंतु जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए ये लिमिट 10% की ही थी, तो वो उसको रैशनलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए भी 20% का लिमिट दे दिया। तो अभी आप 20% तक NPS में कंट्रीब्यूट करेंगे तो आपको ATCCD का बेनिफिट मिलेगा। और जहाँ तक जैसे आप विड्रॉल का बता रही है, अभी तक क्या था कि जो आप NPS का मैच्योरिटी पे जब विड्रॉल करते हैं तो आपको मिनिमम 40% का एन्युटी खरीदना पड़ता था और 40% टैक्स फ्री आता था। पिछले साल जो NPS के पार्शियल विड्रॉल के नियम आए हैं, मतलब आप पहले आप मैच्योरिटी के पहले विड्रॉ कर ही नहीं सकते थे और अभी कोई विशेष कारण के लिए आप NPS में से भी मैच्योरिटी के पहले विड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी ये बजट में प्रोविज़न आया है कि जो 25% तक आप जो विड्रॉ करते हैं आपका NPS, तो वो आपके हाथ में टैक्स एग्जम्प्ट होता। नहीं तो अभी तक आपका मैच्योरिटी पे 40% एग्जम्प्ट था, परंतु अगर मैच्योरिटी के पहले आपने विड्रॉ किया है तो वो पूरा का पूरा आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाता था। तो ये बेनिफिशियल प्रोविज़न है जो लोग स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जैसे हाउसिंग वगैरह के लिए NPS से विड्रॉ करते हैं। और ये उनका रीजन है कि जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है उसमें जब आप विड्रॉ करते हैं तो वो टैक्स एग्जम्प्ट है। तो EPF और NPS को दोनों को पैरिटी में लाने के लिए अमेंडमेंट आया है जी। तो NPS में जो चेंजेस हुए हैं वो भी 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स इफेक्टिव हो जाएंगे। साथ ही जो सहज फॉर्म है ITR 1 उसमें भी एक बड़ा बदलाव हुआ है। अब ये सिंगल पेज का फॉर्म हो जाएगा। काफी कंप्लायंस को बढ़ाने के लिए इसको इजी किया गया है। एक नजर डाल लेते हैं इस फॉर्म पर जो जी बिजनेस पर आप सबसे पहले देख पाएंगे। असेसमेंट ईयर 2017-18 के जिस सिंगल पेज ITR फॉर्म की बात हो रही थी वो CBDT ने नोटिफाई कर दिया है। जी बिजनेस पर पहली बार आप इस पेज को देख पाएंगे। जानते हैं इस पेज की खासियत क्या है? ITR 1 जिसे आप सहज फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, उसमें सभी इंफॉर्मेशन को पहली बार एक ही पेज पर रखा गया है। खास बात यह है कि इसमें आपको अपना आधार नंबर मेंशन करना होगा। अब तक आपने जब भी ITR फिल किया है आपको आधार नंबर मेंशन नहीं करना होता था। बाकी जानकारियां जैसे आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और बाकी पैन नंबर की इंफॉर्मेशन आपको देनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट और खास बात इस बार के ITR 1 फॉर्म में है कि आपको इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी इसकी डिटेल्स भी इस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर भरनी होगी। साथ ही आप अपने पार्ट C यानी कि जो आपकी टैक्सेबल इनकम है और डिडक्शंस की जानकारियां अलग अलग सेक्शंस में जो आप छूट लेते हैं 80C, 80D, 80G जैसे सेक्शंस में आपको जो छूट मिलती है उसकी जानकारी आपको देनी होती है। इसके अलावा पार्ट D यानी कि आप बाकी कैसे आपका टैक्स कट रहा है, कंप्यूटेशन जो उसकी है वो इस पार्ट D में इसी सिंगल पेज पर आपको दिखाई देगा। इस फॉर्म की दूसरी खास बात यह है कि अब डीमोनेटाइजेशन के बाद अगर आपने कोई कैश जमा किया है 9/11/2016 से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक, उसकी जानकारी भी आपको इसी फॉर्म में मेंशन करनी है। पार्ट E के अंदर एक अलग से कॉलम है कैश डिपॉजिटेड ड्यूरिंग 9/11/2016 to 30/12/2016, यानी एक कॉलम अलग से इसके लिए डेडिकेट किया गया है अगर आपने एक्सेस कैश जमा किया है 2 लाख से ज्यादा। इस फॉर्म सभी उन टैक्स पेयर्स के लिए एलिजिबल है जिनकी इनकम 50 लाख तक है। बाकी सभी इंफॉर्मेशन जैसे TDS की जानकारी भी आपको इस फॉर्म में भरनी होगी। तो एक सिंगल पेज के अंदर आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन भरनी है। 2 करोड़ से ज्यादा टैक्स पेयर्स हैं जिनको इस ITR 1 के चेंज होने से फायदा पहुंचेगा क्योंकि प्रोसेस को काफी सिंप्लीफाई कर दिया गया है।